शो हो रहा है ना, स्क्रीन शो हो रही है। oops. ऊप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना। हेलो। Yes, ma'am. हाँ, तो बेसिक अभी हम जो जावा का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो मेन कॉन्सेप्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट है। और सारा जो वर्किंग है जावा में वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। तो सपोज टू बी जब हम वर्किंग करते हैं, अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के कोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम लार्जर प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? Hello. सुनाई दे रहा है? हाँ मैम. हाँ। तो जब हम लार्जर प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो हमारे पास कोड भी बहुत लेंदी होगा, और जो कॉन्सेप्ट्स हम लगा रहे होंगे वो भी बहुत सारे एक साथ लग रहे होंगे। तो ऐसे लार्जर प्रोजेक्ट्स पे जब हम काम करते हैं तो प्रोग्राम को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि वो कोड तो कोई सिर्फ 2-3 लाइंस का नहीं होगा, वो कोड जो होगा वो 100 ऑफ लाइंस का होगा। और उसमें हमारे जावा के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स एक साथ लग रहे होंगे, जो हम सारा कुछ कोर्स पढ़ रहे हैं वो सब एक साथ लग रहा होगा। तो उसके लिए हमें अपने प्रोग्राम को, लार्जर प्रोग्राम को कैसे हैंडलिंग देनी है, ताकि हम उसको, अगर कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एरर्स आ रही हैं, तो उनको हम हैंडल कर सकें। क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट लार्जर होगा ऑब्वियसली, तो उसमें एरर्स भी आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो हम कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारे प्रोग्राम के किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा कोई जैसे हम किसी क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास में हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम या हर सब्जेक्ट की क्लास अलग अलग होती है। दैट मीन्स कि पूरे सिलेबस को कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में डिकम्पोज किया हुआ है, मतलब डिवाइड किया हुआ है, ताकि हम उसको एक टाइम में एक एक सब्जेक्ट को ही हैंडल कर सकें। अगर सारा सिलेबस हमें एक दिन में पढ़ना हो या एक टाइम में पढ़ना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको मैनेज करना। तो इसी तरह से हमारे प्रोजेक्ट, जो लार्जर प्रोजेक्ट है, उसको हमें अपने प्रोजेक्ट को हैंडलिंग के लिए डिकम्पोज करना है, उसको हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जावा में क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे चल रहा है। हेलो, आप सुन रहे हो ना, समझ में आ रही है ना बात? Yes, ma'am. हाँ, तो उसके लिए हमें उसको डिकम्पोज करने के लिए हम क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि हम अपने प्रोग्राम में वी कैन क्रिएट मोर देन वन क्लासेस। अभी जैसे हम एक क्लास बनाते हैं और उसी क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाकर और उसको एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन से स्टार्ट होता है। फाइन। तो हम क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाते हैं, उसके अंदर कोड लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन जब लार्जर प्रोजेक्ट होगा तो उसको हमें अपने प्रोजेक्ट को कुछ पार्ट्स में डिकम्पोज किस लिए करना है, ताकि इजी हैंडलिंग हो जाए, और अगर हमारे किस पार्ट में एरर आ रही है तो हमें पूरा प्रोग्राम, पूरा कोड चेक नहीं करना पड़े, जिस पार्ट में एरर आ रही है सिर्फ उसी को चेक करना पड़े। तो उसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट के कोड को कुछ क्लासेस में डिकम्पोज कर सकते हैं, हम उसकी कई क्लासेस बनाकर उसको अलग अलग पार्ट में रख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए मेन कॉन्सेप्ट हो जाता है जावा में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। तो इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट में अब इसका मीनिंग ये निकला कि जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे देन वी हैव टू क्रिएट मोर देन वन क्लास, एक से ज़्यादा क्लास बनाएंगे। और जब एक से ज़्यादा क्लासेस हमारे पास होंगी तो उसमें से सारी क्लासेस जो होंगी वो मेन क्लास नहीं होंगी, सब में मेन मेथड नहीं होगा। देर इज़ अ ओनली वन क्लास विच हैंडल द मेन मेथड, और बाकी सारी क्लासेस जो होंगी वो उस मेन क्लास की सपोर्टिंग क्लास होंगी। ठीक है। तो कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग हैंडल करेंगे, तो एक छोटा सा पहले तो जैसे मेन कॉन्सेप्ट जैसे आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। सपोज टू ये कोई भी क्लास है हमारी, एनी क्लास, एक क्लास हमने बनाई और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम डिफाइन कर देते हैं, या मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स हम उसके डिफाइन कर सकते हैं। ये अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है वो है। अब हमारा क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट या हमारा कोड बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो उसको हैंडलिंग करने के लिए वी हैव टू क्रिएट अ मोर देन वन क्लासेस। तो हम बहुत सारी क्लासेस बनाएंगे। अब कैसा कॉन्सेप्ट होगा, जैसे वी हैव टू क्रिएट अ मोर देन वन क्लास। एक क्लास हमने बनाई क्लास वन, एक और क्लास बनाई अपने प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को डिकम्पोज करने के लिए क्लास टू, एक और क्लास बनाई। अब सारी क्लासेस तो एग्जीक्यूट करेंगी नहीं, इसमें से कोई एक क्लास हम रखेंगे जो कि एग्जीक्यूटेबल क्लास होगी। सपोज टू हमने क्लास थ्री को रखा। क्लास थ्री के अंदर हमने क्या डिफाइन कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। तो एक
एक क्लास होगी जिसके अंदर मेन मेथड होगा, और इस क्लास को हम एग्जीक्यूटेबल क्लास कहेंगे। फाइन। और ये वाली क्लास हमारी मेन क्लास होगी, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इसी क्लास 3 में होगा। और जो ये क्लास 1 और क्लास 2 हमने बना दी है, ये क्लास 1 और क्लास 2 और ऐसी कितनी भी क्लासेस होंगी वो इस मेन एग्जीक्यूटेबल क्लास की सपोर्टिंग क्लासेस होंगी। अब हम ऐसी बहुत सारी क्लासेस सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा कोड जो है वो डिकम्पोज हो सके। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि सपोज टू भी हमारा जब हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमारी कहीं पर एरर आ रही है, और एरर हमारी सपोज टू भी इस क्लास 2 के अंदर आ रही है, सपोज टू इस क्लास 2 के अंदर एरर आ रही है, तो हम हमें क्लास 1 को चेक नहीं करना, एक अलग पार्ट है। क्लास 3 को चेक नहीं करना, एक अलग पार्ट है। सिर्फ हमें किस किस क्लास में हैंडलिंग करनी होगी एरर के लिए? क्लास 2 में। क्लास 2 में। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ? हेलो, इससे क्या बेनिफिट हुआ कि अगर हमारा सारा कोड एक ही क्लास में होता तो हमें पूरा कोड चेक करना पड़ता कि हमें कहाँ पर एरर मिल रही है, क्योंकि जो सिंटेक्स एरर होती है वो तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो वो बताता है कि इस लाइन नंबर पे आपने सेमीकोलन नहीं लगाया या स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। लेकिन जो लॉजिकल एरर होती है वो तो सिस्टम नहीं बताता है, वो तो हमें अपने माइंड से ढूंढनी पड़ती है कि क्या लॉजिक लग रहा है। अब जैसे हमें कहीं पर ऐड करना था और हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये तो लॉजिक की गलती हुई ना, क्योंकि कंप्यूटर तो एडिशन को भी सही मानेगा और सब्ट्रैक्शन को भी सही मानेगा। फाइन। तो जो लॉजिकल एरर्स होती हैं वो हमें खुद फाइंड करनी पड़ती हैं। तो अगर मान लीजिए क्लास 1 में कोई हमें लॉजिकल एरर नहीं मिल रही है, क्लास 3 में भी हमें कोई लॉजिकल एरर नहीं मिल रही है, देन ओनली वी हैव टू फाइंड द एरर इन अ क्लास 2। तो इससे हमारा वर्किंग रिड्यूस ये हो गई कि अब हमें बहुत सारे कोड को चेक ना करके सिर्फ एक पार्ट को चेक करना है कि हमारी वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम मोर देन 1 क्लासेस क्यों बनाएंगे? ठीक है। अब इसका एक सिंटेक्स होता है कि जब हम इसको क्लास को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम किस तरीके से वहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं। तो उसका सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अ क्लास नेम, जैसे हम लिखते थे वैसा ही रहेगा हमारा। नाउ क्लास कंटेन्स 2 थिंग्स। हमने अभी तक देखा है कि क्लास 2 चीज़ें कंटेन करती है, एक तो डेटा और दूसरा मेथड। अभी तक हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया है तो उसमें हमने देखा कि क्लास 2 थिंग्स कंटेन करती है। वन इज़ अ डेटा, जैसे हमने लिखा इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, दैट इज़ अ डेटा। और अगर उसमें हमने एक एडिशन का मेथड बनाया हुआ है फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो हम एक सम फंक्शन बनाएंगे या ऐड फंक्शन बनाएंगे, तो वो हमारा मेथड होगा। तो क्लास कंटेन 2 थिंग्स, उनको कैसे डिफाइन करते हैं? प्राइवेट डेटा टाइप एंड डेटा मेंबर। ऐसे कितने भी डेटा टाइप, डेटा मेंबर के ये सिंटेक्स कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें एक प्रोग्राम में कितने भी डेटा रखने हो सकते हैं, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वी हैव टू प्रोवाइड अ 1 डेटा और 2 और मोर। इसी तरीके से, हाँ, इसी तरीके से वी हैव टू डिफाइन अ मेथड। सेकंड वन इज अ मेथड। तो पब्लिक रिटर्न टाइप एंड मेथड नेम। अब जैसे डेटा 1 और मोर हो सकता है, इसी तरह से जो मेथड्स होंगे वो भी 1 और मोर हो सकते हैं। जैसे मैंने एक मेथड डिफाइन किया है, सपोज टू हमें एक प्रोग्राम में एक ही मेथड, एक ही प्रोसेस करानी है, तो वी हैव टू राइट अ 1 मेथड। अगर किसी प्रोग्राम में हमें मोर देन 1 प्रोसेस करानी है, सपोज टू 2 प्रोसेस हैं, 3 प्रोसेस हैं, देन वी हैव टू डिफाइन अ मोर देन 1 मेथड्स। तो हम कई मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये, हाँ, तो ये बेसिक थिंग जो है वो हमें क्लियर होंगी, तो हम आगे कोडिंग में उसको सबको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे इसमें हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो, हेलो। यस मैम। अब जैसे ये प्राइवेट डिफाइंड है, तो प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ये आपको थोड़ा सा आइडिया है इसके बारे में, या मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं? ये जो कीवर्ड लिखा है मैंने, प्राइवेट या पब्लिक, इसका आइडिया? प्राइवेट मतलब इसी क्लास के हो जाएगा, पब्लिक मतलब दूसरी क्लास में उसके लिए। हाँ, जैसे कोई डेटा, और अगर कोई डेटा या मेथड अगर हम प्राइवेट बना देते हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है विद इन दैट क्लास, उसके अंदर ही रहेगा, उसकी एक्सेसिबिलिटी उस क्लास के बाहर नहीं होगी। तो इसलिए डेटा को प्राइवेट रखते हैं ताकि डेटा को कोई डायरेक्टली उस क्लास के बाहर एक्सेस ना कर सके।
और मेथड को पब्लिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेथड किसी भी क्लास में जाके एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल हो सके, क्योंकि अगर हम किसी और क्लास से इस मेथड को कॉल करेंगे और अगर ये मेथड प्राइवेट होगा तो एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको पब्लिक बनाते हैं ताकि ये किसी भी और क्लास में जाकर एग्जीक्यूट हो सके। डेटा टाइप आपको पता ही है, डेटा टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल हम लगाते हैं, और डेटा मेंबर मीन्स हम वेरिएबल्स जो भी बनाते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड वट एवर। पब्लिक रिटर्न टाइप क्या होता है, जब जैसे हम अगर 2 इंटीजर नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, अगर 2 पॉइंटिंग नंबर्स को ऐड कर रहे हैं फ्लोट को, तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। और मेथड का नेम तो हम यूज़र डिफाइंड जो भी देना होता है वो दे देते हैं, ठीक है। तो ये हम जब भी कोई क्लास बनाते हैं तो कंटेन 2 थिंग्स, वन इज़ अ डेटा एंड सेकेंड वन इज़ अ मैथड। क्लियर है ये चीज़? अब डेटा, हाँ, ये फर्स्ट थिंग होती है हमारा डेटा डिफाइन करना, और सेकेंड थिंग विल बी अ मैथड। तो डेटा और मैथड हम कितने भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये चीज़ हम मान लीजिए किसी भी चीज़ को अगर हम मोर देन वन क्लास बनाकर वर्क कर रहे हैं तो हम किस तरीके से वर्क करेंगे, तो उसके लिए एक प्रोग्राम हमें देखना होगा कि सपोज टू हम कोई भी सिंपली अगर हम 2 नंबर्स को ऐड ही कर रहे हैं तो हम उसको अगर मोर देन वन क्लास बनाकर उसको डिकम्पोज क्लास में करके कर रहे हैं अगर एग्जीक्यूट, तो कैसे हम उसको वर्क कराएंगे। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। शो हो रहा है आपको? यस मैम। शो नहीं हो तो मुझे बता देना आप। ओके मैम। कोड आप देखते चलो और अपने से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं आपको फिर एक्सप्लेन तो लास्ट में करूँगी। यस मैम। हमने यहाँ पर एक प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है 3 डेटास को, इंटीजर ए बी सी। एक हम पब्लिक फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पर। यस मैम। ये सब यूज़र डिफाइंड है, कोई भी फिक्स फंक्शंस नहीं है, फिक्स क्लास नहीं है, ये हमारी सब चॉइस से बन रहा है। अपनी चॉइस का हम नेम रख सकते हैं, अपनी चॉइस से उसमें वर्किंग करा सकते हैं कि हमें क्या वर्किंग करानी है, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। यस मैम। अब यहाँ पर हमने 2 डेटास इस मेथड के अंदर इनपुट करा लिए हैं स्कैनर क्लास लगाकर। 2 डेटास को हमने इनपुट किया हुआ है इसमें, और 2 डेटास को इनपुट, हाँ, ये मेथड सिर्फ हमारा यही काम कर रहा है कि वी हैव टू गेट द डेटा बाय दिस मेथड। सिर्फ हम डेटा को गेट कराने का काम कर रहे हैं।
फिर हम एक और मेथड बनाते हैं, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को इसी तरीके से डिकम्पोज इसलिए करेंगे ताकि अगर कभी कोई लॉजिकल या सिंटेक्स एरर आती है तो हमें सिर्फ उसी पार्ट को चेक करना पड़े जिस पार्ट में हमें एरर फील हो रही है या एरर शो हो रही है, हमें अनदर पार्ट्स को चेक नहीं करना पड़े। तो इसीलिए हम इसको हर काम को, हर एक टास्क को एक अलग अलग मेथड में यूज़ करेंगे। इससे हमारी जब कोडिंग करते वक्त तो कोडिंग लेंदी हो सकती है, लेकिन जब हम इसको हैंडलिंग करेंगे प्रोजेक्ट को या प्रोग्राम को, तो हमें इजी फॉर्मेट मिलेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हमने किस पार्ट को ही कितना लिखा हुआ है और उसके अंदर ही एरर हो सकती है। दूसरे पार्ट्स को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैम इसमें मतलब अपन करेक्शन हैंडलिंग का कुछ बनवा सकते नहीं, करेक्शन हैंडलिंग नहीं बना रहे हैं हम, इसमें मोर देन वन क्लासेस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये हैंडल कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोग्रामर और एक प्रोजेक्ट हैंडलर के माइंड में हमेशा ये बात होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम जब 10-12 में थे तो हम क्या करते थे कि एक स्कूल में जो कोर्स पढ़ाया जाता था पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसका एक हम एक अपनी अपनी इजी फॉर्मेट की अकॉर्डिंग एक नोट्स बना लेते थे। ठीक है, एक टीचर तो अलग तरीके से पढ़ाती थी, एक होमवर्क कराती थी, क्लास वर्क कराती थी, लेकिन उसके अलावा भी हम एक अपना अपना स्टडी मटेरियल बना लेते थे। किस लिए? कि जब एग्ज़ाम आए तो उस वक्त हमें उसको पढ़ने में या समझने में ईजिली हैंडलिंग हो, है ना। तो वो ईजिली हैंडलिंग हमें उस वक्त एग्ज़ाम में अपने आप को प्रिपेयर करके और एग्ज़ाम देने में हमें बहुत हेल्प करती थी। तो ईजी नोट्स को ईजी करने के लिए हम ऐसा करते थे। तो एक प्रोग्रामर और प्रोजेक्ट हैंडलर क्या करता है, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो बाद में तो उसके कोडिंग करने के बाद में उसको हैंडलिंग का ही मेन कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। जो मेन टास्क है वो क्या हो जाएगा कि आपको उसको हैंडलिंग करनी है। तो हैंडलिंग आप कैसे करोगे? एरर फ्री होना चाहिए आपका प्रोग्राम, और जो लॉजिक्स हैं वो रॉन्ग लॉजिक्स नहीं होने चाहिए। तो आपको अल्टीमेट प्रोग्राम को रन करना है, तो रन करने के लिए उसको ईजिएस्ट बनाने के लिए हमें पहले से अपने माइंड में ये सब बातें ध्यान रखनी होंगी ना, कि हम जो चीज़ अभी बिल्ड कर रहे हैं वो बाद में प्रॉपरली एग्जीक्यूट करे या नहीं करे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंड में एक रखना होता है प्रोग्रामर को। यस मैम। अब इस वाले मेथड के अंदर हमने सिर्फ एक टास्क पूरा किया हुआ है कि हमने अपने प्रोसेस का, अपने क्वेश्चन के प्रोसेस को करा के और उसको हमने यहाँ पर अपना रिज़ल्ट प्रिंट कराया है सपोज टू। ये हमने यहाँ पर एक छोटा सा एक प्रोग्राम का फॉर्मेट बना लिया। अब ये तो हमारा जो हमारी ये क्लास है, जो क्लास एड बनाई हुई है, इसके अंदर हमने डेटा डिफाइन किया हुआ है और गेट डेटा मेथड से डेटा गेट कर रहे हैं और डू सम मेथड से प्रोसेस करके रिजल्ट प्रिंट करा रहे हैं। अब ये तो हमारे प्रोग्राम का मेन लॉजिक इस क्लास के अंदर स्टोर हो गया। लेकिन अब इस क्लास को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि हमने तो अभी तक पढ़ा हुआ है कि जब हम कोई क्लास बनाते हैं, हेलो हेलो, यस मैम। जब कोई क्लास बनाते हैं तो हम उसमें मेन मेथड लिखते हैं, लेकिन हमने इस प्रोग्राम में तो इस क्लास के अंदर कोई मेन मेथड नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि दिस ऐड मेथड इज़ अ वन सपोर्टिंग क्लास, ये सिर्फ एक सपोर्टिंग क्लास है और इसे हमने बना के अपने पास स्टोर कर लिया हमेशा के लिए। अब कभी भी अगर मुझे सम करने की ज़रूरत या इस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस सपोर्टिंग क्लास को कॉल कर लूँगी, ये बनी रखी रहेगी मेरे पास एज अ लाइब्रेरी। गेटिंग? अच्छा, नीचे वाली क्लास जो हाँ, हमने बनाई। हाँ, ये नीचे जो हमने अभी बनाया है ये एक हमारी सपोर्टिंग ओके क्लास गॉट बन इट। गई। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मेन क्लास बनाएंगे क्योंकि मेन मेथड तो है ही नहीं इसमें। तो हम अब बनाएंगे एक क्लास, सपोज हमने उसका नाम रख दिया एग्जीक्यूट। अब इसके अंदर हमने मेथड डिफाइन किया। इस एग्जीक्यूटेबल क्लास के अंदर हम ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेथड उसके अंदर है तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही मेथड्स को कॉल करा सकते हैं हम। हेलो, यस मैम।
अब हमने ऐड क्लास, ऊपर वाली जो सपोर्टिंग क्लास है ऐड, उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऐड ओबी इक्वल्स टू न्यू ऐड, और उसके मेथड्स को भी हम कॉल करा लेंगे ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो ओबी डॉट एक मेथड हमने बनाया हुआ है गेट डेटा, और सेकंड मेथड हमने बनाया हुआ है ओबी डॉट डू सम। मैम जैसे ये अपने नीचे पब्लिक स्टैटिक वॉइड बनाया है, हम्म। तो इसके ऊपर ये जो पब्लिक वॉइड टू डू सबके सम, ऊपर जो बनाया, हाँ उसके गेट ऊपर जो डेटा। बनाया था वो गेट डेटा पब्लिक नहीं था। पब्लिक था। तो ये मैंने दो स्टेटमेंट पब्लिक क्यों कर दी? नहीं देखिए, हमने क्या किया है, क्लास बनाई हुई है ऐड, उसके अंदर एक डेटा प्राइवेट डिफाइन किया हुआ इंटीजर एबीसी, तीन डेटास डिफाइन किए हुए एबीसी, ठीक है। हेलो। हाँ मैम। उसके बाद हमने उस क्लास के अंदर जैसे हमने बताया ना कि जो अब आप क्लास बनाते हो तो उसके अंदर आप दो चीज़ें रखते हो, एक तो डेटा और दूसरा मेथड। डेटा से आपको डेटा मिलेगा और मेथड उसको एग्जीक्यूट करेगा डेटा को। तो हमने फर्स्ट मेथड बनाया पब्लिक वॉइड गेट डेटा, ये देख रहे हैं आप सामने गेट डेटा फंक्शन ऊपर सबसे, जिसके अंदर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और अपने दो डेटा ए और बी को इनपुट करा दिया, एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये मेथड गेट डेटा मेथड यहाँ पर हमारा डेटा गेट करने का काम करेगा, गेट करेगा ये। और इसी के साथ हमने एक और मेथड बना दिया, एक और फंक्शन बना दिया पब्लिक वॉइड डू सम। ये एक सेकंड मेथड है जो डेटा को इनपुट होने के बाद सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके आउटपुट प्रिंट कर देगा। तो जो ऊपर वाली सपोर्टिंग क्लास है उस सपोर्टिंग क्लास में हमने दो चीज़ें की हैं, एक तो डेटा इनपुट किया हुआ है मेथड के अंदर, और दूसरे डू सम मेथड के अंदर हमने डेटा को ऐड करके प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये एक सपोर्टिंग क्लास हो गई जिसमें हमारी वर्किंग होके रख दी हमने, ठीक है। अब वर्किंग को अब चलाना कैसे है, क्योंकि जावा में आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम जब तक आप मेन क्लास नहीं, मेन मेथड नहीं लिखते हो तब तक नहीं चलता है। तो हमने एक अलग से क्लास बनाई है सेकेंड क्लास, दैट इज क्लास एग्जीक्यूट, और उसके अंदर हमने क्या किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड रख के ऊपर वाली जो सपोर्टिंग क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया ऐड ओबी गोज टू न्यू ऐड, और ऊपर वाले दोनों मेथड्स को ऐड कर दिया ओबी डॉट गेट डेटा एंड ओबी डॉट डू सम, ऊपर मेथड्स को, जो ऊपर जो मेथड बनाए हुए हैं। मैम अब मैंने कॉल कर दी। हाँ बस कॉल यहाँ से ऑब्जेक्ट बना के उन मेथड्स को कॉल करा दिया। अब हमें फ़ायदा क्या है कि ऊपर वाली क्लास एज अ लाइब्रेरी हमारे पास हमेशा के लिए हो गई, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी भी एग्जीक्यूटिबल क्लास में उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं। ओके मैम। गेटिंग। अब इसको चलाते हैं ज़रा प्रोग्राम को। अब इसको सेव कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो क्लास है, एक क्लास ऐड है और एक क्लास एग्जीक्यूट है, तो हमें इसे किस नेम से सेव करना होगा, एग्जीक्यूट डॉट जावा, क्योंकि मेन क्लास जिसके अंदर है वही हमारा मेन क्लास है। ओके मैम। इसको रन करके देखते हैं सीएमडी पे। अब कुछ एरर्स आ रही हैं, तो एरर्स को हमें ठीक करना होगा, जैसे प्रिंट एलन की स्पेलिंग में मिस्टेक है। अगेन सेव करते हैं प्रोग्राम को, देन फिर से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारी कोई एरर नहीं आ रही है। नाउ वी कैन एग्जीक्यूट द कोड, जावा एग्जीक्यूट। क्या दे रहा है, नो क्लास डिफ़ॉल्ट फाउंड एरर, रॉन्ग नेम ऐड।
exception in thread, no such method error, add dot get. Oh. मैम तो ये एग्जीक्यूट किया है तो हम्म। इसमें फिर ये क्या होता है? ये अब इसमें सिंटेक्स एरर तो कोई भी नहीं आ रही है। सिंटेक्स एरर तो यस एक आ रही थी तो वो तो दूर हो गई। अब ये रन टाइम पे एरर दे रहा है, तो देख रही हूँ मैं इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ये कुछ जावा थ्रेड दे रहा है, एग्जीक्यूट क्लास एग्जीक्यूट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐड ओबी कस्टम न्यू ऐड ओबी डॉट गेट डेटा एंड ओबी डॉट सम। अब ये हम बाहर से क्लास सपोर्टिंग क्लास से मेथड को कॉल कर रहे हैं ना, तो इसमें कभी कभी ये पाथ की प्रॉब्लम की वजह से भी ये ऐड क्लास को कॉल नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता कौन है। सा वाला मैं जो एग्जीक्यूट वाला है कि जो नहीं, जो ऐड वाला है, ऐड वाला ऊपर जो डिफाइन किया हुआ है ना। तो मैम तो उसमें ब्रैकेट में तो उसमें इंट ए और बी सी कॉल तो नहीं करनी है? नहीं, कॉल तो कुछ नहीं कराना है। वो कुछ पाथ नहीं मिलने की वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो देख रही हूँ मैं इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। या तो फिर पाथ सेट करना पड़ेगा, अगर क्योंकि हम एक से ज़्यादा क्लासेस बना रहे हैं तो फिर अब ये मेन होता है कॉलिंग का कॉन्सेप्ट। यस उस क्लास को कॉल नहीं कर पाने की वजह से उसमें रन टाइम पे वो एरर दे रहा है। यस यस। वो हो सकता है कि जो सिर्फ हम ऐड नाम से बना रहे थे ना, उसकी लाइब्रेरी में वो कहीं पर होगा, तो वो उस अपने यूज़र डिफाइंड मेथड को एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था। अब जैसे इसने बोला कि एंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमने कुछ भी डिफाइन किया, देन एंटर सेकंड नंबर, देन सम 88, तो ये हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। जैसे पहले पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि वो कुछ सिंटेक्स एरर आ रही थी, सिंटेक्स एरर नहीं ले रहा था, ठीक है। अब जैसे हमने ये क्लास में ऊपर ऐड फंक्शन बनाया है ना, तो हो सकता है कि जावा की लाइब्रेरी में कोई पहले से प्री डिफाइंड ऐड, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शंस होते हैं ना, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यस तो मैम। ये नेम में कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा बहुत। तो थोड़ा सा ये यूज़र डिफाइंड नाम कुछ इस तरीके का रखना चाहिए कि जिससे वो लाइब्रेरी के मेथड से मिसमैच ना कर जाए। तो मैंने जैसे ऐड वन कर दिया क्लास का नाम, ठीक है। तो ऐड वन तो उसने नहीं बनाया होगा, ऐड तो हो सकता है पर ऐड वन नहीं होगा। अब इसमें मैंने प्राइवेट डेटा डिफाइन किया और दो पब्लिक फंक्शन डिफाइन कर दिए। गेट डेटा में डेटा इनपुट करा दिया, और जो डू सम फंक्शन बनाया है यूज़र डिफाइंड, उसमें हमने डेटा ऐड करा दिया और प्रिंट करा दिया। अब ये ऊपर वाली क्लास सपोर्टिंग क्लास है, बना के रख दी। इसको चलाने के लिए हमें यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को दो क्लासेस में डिकम्पोज कर दिया। या अब ये मेन क्लास कौन सी है, क्लास एग्जीक्यूट। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमने ऊपर वाली जो सपोर्टिंग क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके मेथड्स को कॉल कर दिया यहाँ पर। अब उसको एग्जीक्यूट यस किया तो वो चल गया। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट?
यस मैम। यस और नो? मैम हाँ, पूछ लीजिए आपको कुछ। ये आप एक बार फिर से रन करके बताइए मुझे, वो हाँ रन वाला हाँ, देखना है। देख लीजिए एक बार रन वाला। सबसे पहले तो हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले तो जैवेक करना है आपको। शो हो रही है ना स्क्रीन? यस मैम। तो जैवेक एग्जीक्यूट डॉट, अब कौन सी क्लास, आपको बस हमेशा यह ध्यान रखना है। 8-1। हाँ, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके प्रोग्राम में थाउजेंड ऑफ क्लासेस भी हैं तो आपको प्रोग्राम को उसी क्लास के नाम से चलाना है, एग्जीक्यूट करना है जिस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना हुआ है। अच्छा, जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है वो वाली हाँ क्लास का नाम देके रन हाँ करना हाँ, है। उसी क्लास का नाम आपको दे के रन कराना है, क्योंकि वो क्लास ही एग्जीक्यूटेबल क्लास है। मतलब आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा, देखो मैं आपको बता देती हूँ, आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा वो उसी क्लास से होगा। इसको आप थोड़ा सा डायग्राम से समझ लो, फिर मैं उसको आपको चला के दिखा रही हूँ। देखो, जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई, वी हैव टू क्रिएट अ क्लास ऐड वन, है ना? ऐड वन बनाई है ना हमने, ऐड वन क्लास। और एक क्लास हम बना रहे हैं क्लास एग्जीक्यूट। दोनों यूज़र डिफाइंड क्लास है। इसके अंदर हमने एक डेटा रखा हुआ है ए एंड बी, जिसमें डेटा इनपुट करा रहे हैं और प्रोसेस करा रहे हैं, है ना? डू, एक तो हम गेट फंक्शन बना रहे हैं, गेट डेटा फंक्शन बना रहे हैं जो डेटा को इनपुट कर रहा है, और एक फंक्शन बना रहे हैं डू सम, जो कि सम कर रहा है। लेकिन हमारी यस। प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम का जो मेन मेथड है वो किसके अंदर लिखा है? क्लास के अंदर, क्लास एग्जीक्यूट के अंदर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये इसके अंदर लिखा हुआ है ना। यस मैम। तो हमारे प्रोग्राम का, क्लास का नहीं, गौर से सुनिए मैं क्या वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, हमारे प्रोग्राम का मतलब प्रोग्राम पूरा जिसमें दोनों क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं, उसका एग्जीक्यूशन पॉइंट यहाँ है। मीन्स कंपाइलर, कंपाइलर प्रोग्राम को कहाँ ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा? इस क्लास में, एग्जीक्यूट में। ऐड में नहीं ढूंढेगा, किस में ढूंढेगा? एग्जीक्यूट में। एग्जीक्यूट में। क्यों ढूंढेगा? रीज़न क्या है? क्योंकि मेन मेथड कहाँ लिखा हुआ है? एग्जीक्यूट क्लास के अंदर। एग्जीक्यूट में। हाँ, तो जो कंपाइलर है वो उसको एग्जीक्यूट क्लास में ढूंढेगा, तो मेन मेथड यहाँ मिलेगा। तो हमें अपना प्रोग्राम किससे चलाना है? एग्जीक्यूट क्लास से, ऐड से नहीं चलाना, क्योंकि ऐड इज़ अ सिर्फ सपोर्टिंग क्लास। यस। ओके, अब सब, मेरा ख्याल से अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चला के देख लेते हैं। ये तो हमारा कोड था, और एग्जीक्यूशन कैसे करना था? सबसे पहले हमने जेवेक एग्जीक्यूट डॉट जावा लिखा, एंटर किया। अगर कोई एरर्स आ रही थी तो हमने उनको, क्योंकि एरर्स ढूंढते वक्त बहुत कूल माइंड रखिए, जितना कूल माइंड से आप सोच सकते हो और समझ सकते हो उतनी जल्दी आपकी एरर्स दूर होंगी। ठीक है, ये आपने उसको कंपाइल कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नाउ वी हैव टू रन इट। रन करने के लिए हमने जावा एग्जीक्यूट, ठीक है, जावा एग्जीक्यूट, एंटर फर्स्ट नंबर उसने हमसे मांगा, हमने उसको फर्स्ट नंबर दे दिया। यस मैम। उसने हमसे सेकंड नंबर मांगा, हमने उसको सेकंड नंबर दे दिया। देन हमें ऐड मिल गया। अब बस यहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है कि हमें अपने प्रोग्राम को जैवेक ऐड वन डॉट जावा से कंपाइल नहीं करना है। तो ओके, वो एग्जीक्यूशन से करना है हमें हाँ, इसी। बस बस अब आपको हमेशा के लिए याद हो गई ये बात, अब आपको समझ में आ गई है, क्योंकि ठीक है। यस मैम। ठीक, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसमें जब हमने ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है कि हमें एक से ज़्यादा क्लासेस बनानी है, तो फिर हमें, हमारे पास, क्योंकि अभी इसमें देखिए, अभी दो चीज़ें हम लेके चल रहे थे कि जब हम कोई भी क्लास बना रहे हैं तो क्लास दो चीज़ें कंटेन कर रही है। एक तो अगर हम सिंटेक्स को देखें, अगर सिंटेक्स को हम जैसे देखें तो हमारे पास क्या है, एक तो हम लेके चल रहे हैं कि डेटा, और दूसरा हम लेके चल रहे हैं मेथड। ओके, तो दो चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो अब हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक से ज़्यादा क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, मेन कहाँ बनाना है, किसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अब हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये जब हम डेटा बनाते हैं तो ये भी डेटा, दीज डेटा आर ऑफ टू टाइप्स, ये डेटा भी दो टाइप का हो सकता है। एक तो स्टैटिक, और दूसरा इसका भी, अब इस डेटा के बारे में ज़्यादा पढ़ना है हमें, नॉन स्टैटिक। तो अगर हमारा डेटा स्टैटिक होता है तब क्या होगा, और व्हेन वी हैव डिफाइंड द डेटा इज़ नॉन स्टैटिक, मीन्स जब हम स्टैटिक नहीं लगाएंगे तब हमारे डेटा की वर्किंग क्या होगी। इसी तरह से यस। हम मेथड के लिए भी आएंगे। अब मेथड को भी हमें और स्पेसिफिक करना है, जैसे अभी हमने डेटा को स्पेसिफिक किया, ऐसे मेथड को भी स्पेसिफिक करना है। तो अगर हमारा मेथड स्पेसिफिक डेटा स्टैटिक मेथड हुआ तो क्या होगा,
और अगर हमारा मेथड नॉन स्टैटिक है तो क्या होगा। क्लियर है अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी, फर्स्ट वन इज स्टैटिक डेटा मेंबर। अब हमारे प्रोग्राम में अगर डेटा स्टैटिक है तो क्या होगा, स्टैटिक डेटा मेंबर। तो स्टैटिक इज अ कीवर्ड, कीवर्ड है ये, फिक्स वर्ड है, और इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर, इस एक्सेस मॉडिफायर का क्या काम है, दिस विल रिटेन इट्स वैल्यू, अपनी वैल्यू को रिटेन करता है। जबकि जब डेटा हमारा नॉन स्टैटिक होगा तो वो अपनी वैल्यू को रिटेन नहीं करेगा। अगर हम वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे तो वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी, जबकि स्टैटिक में वो अपनी वैल्यू को रिटेन करेगा और वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम अभी जो क्लास बनाएंगे उस क्लास के अंदर कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ वन क्लास। उस क्लास का नाम हम रखेंगे सैम्पल। मतलब क्या हम करने जा रहे हैं वो मैं आपको डायग्राम से पहले समझा रही हूँ। क्लास सैम्पल बनाएंगे, उसके अंदर हम एक, क्योंकि दो चीज़ें रख सकते हैं, डेटा और मैथड, डेटा रख सकते हैं और मैथड रख सकते हैं। तो अभी हम इस डेटा के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं, तो इस डेटा को हम यहाँ पे स्टैटिक बनाएंगे, मैथड को अभी छोड़ देंगे। अभी पहले डेटा के बारे में स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा मैथड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डेटा को हम स्टैटिक बनाने जा रहे हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमने किसी डेटा को स्टैटिक बना दिया तो फिर उससे क्या चेंजेस होंगे प्रोग्राम में, और अगर नहीं बनाया तो फिर क्या होगा। तो कोड के थ्रू हम इसको देखते हैं। एक न्यू प्रोग्राम हम बना लेते हैं। एक हमने मैथड, यूज़र डिफाइंड मैथड हम बना रहे हैं, सेट आई। ये सारे डेटा और मेथड्स जो भी हम बना रहे हैं ये सब यूज़र डिफाइंड हैं। मैम इंट इंट क्यों लिखूं? हम्म, अच्छा वो आई को। हाँ, आई इक्वल्स टू एक्स लिखा है ना, तो एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो आई को प्रोवाइड हो जाएगी। आई को मैम वो इनिशियलाइज कर अपन, रहे हैं। अच्छा अपग्रेड क्यों लिख दिया था? ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, कुछ भी मतलब हम आई की वैल्यू को अपग्रेड करके प्लस प्लस करके देखना चाहते हैं कि वो क्या हो रही है। एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है अपग्रेड, मतलब आप कुछ भी नाम रख सकते हो, चेंज रख सकते हो, अपग्रेड रख सकते हो। क्योंकि हम फंक्शन का या वेरिएबल्स का नाम मीनिंगफुल रखते हैं ना, ताकि हमें पता रहे कि इससे हम क्या पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। तो अपग्रेड मतलब प्लस प्लस करने का मतलब है कि हम वहाँ पर उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं। प्लस प्लस कर।
ये हमने एक सिंपली क्लास बनाई है, क्लास सैम्पल। इसके अंदर वी हैव टू पुट टू थिंग्स, वन इज़ अ प्राइवेट डेटा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो डेटा हमने इंटीजर आई डिफाइन किया है सबसे ऊपर की लाइन में, उस डेटा को हमने स्पेसिफिकली स्टैटिक बनाया है। ठीक है, मैम आप प्लीज स्टैटिक और स्टैटिक का मतलब हाँ बताइए। वही तो मैं समझा रही हूँ आपको। अभी हमने इस इंटीजर आई को स्टैटिक बनाया है। अब इसको स्टैटिक रखने से क्या होगा, और अगर हम इसको स्टैटिक नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये डिफरेंस हमें समझना है इसमें। गेटिंग कि हमें क्या समझना है, ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, हाँ। अब हमने एक मेथड अपनी तरफ से एक मेथड बनाया, उसका नाम हमने सेट आई रख दिया, सेट अंडरस्कोर आई। और जो भी वैल्यू हमें मिलेगी यूज़र की तरफ से, वो वैल्यू एक्स से आई को प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये वैल्यू हम कहाँ से देंगे, जो मेन हमारी क्लास होगी एग्जीक्यूटिबल क्लास, वहाँ से भेजेंगे। एक हमने मेथड बनाया पब्लिक वॉइड अपग्रेड मेथड, ये भी यूज़र डिफाइंड मेथड है। इसमें हमने उस आई की वैल्यू को अपग्रेड कर दिया। अब रिमेंबर दिस थिंग, दिस आई इज़ अ स्टैटिक डेटा, स्टैटिक है ये। और पुट आई फंक्शन जो हमने बनाया है, पुट अंडरस्कोर आई, इसके अंदर उस आई की अपग्रेड वैल्यू को हम प्लस प्लस करने के बाद प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को चलाने के लिए वी हैव टू डिफाइन अ वन स्टैटिक क्लास। तो हमें एक एग्जीक्यूटेबल क्लास बनानी पड़ेगी। तो एग्जीक्यूटेबल क्लास कैसे बनाएंगे, कि जैसे हमने बना दिया क्लास स्टैटिक, नाम रख दिया एग्जीक्यूट या कुछ भी, स्टैटिक एग्जीक्यूट, यूज़र डिफाइंड नाम है, ध्यान रखिएगा। स्टैटिक इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि, क्योंकि प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट स्टैटिक के लिए बना रहे हैं इसलिए। ठीक है, अदरवाइज नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको चॉइस आएगा। ऊपर हमने क्लास, अपनी जो सपोर्टिंग क्लास बनाई थी उसका नाम हमारा सैम्पल था। तो सैम्पल क्लास का ही हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सैम्पल OB1 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल। नाउ वी हैव टू क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट हम इसका और बना लेते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्ट इज सैम्पल का OB2 बना देते हैं एक ऑब्जेक्ट। अब हम फंक्शन को कॉल कराएंगे। ऊपर जो हमने सेट और अपग्रेड फंक्शन बनाया हुआ है उसको हमें कॉल कराना है। OB1 फंक्शन, ऑब्जेक्ट OB1 है हमारा, OB1 डॉट सेट अंडरस्कोर आई। यहाँ से हम वो वैल्यू x को जो वहाँ मिल रही है वो वैल्यू यहाँ से भेज रहे हैं। ये वैल्यू हमने भेजी OB1 डॉट सेट आई, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट से कॉल कराएंगे OB2 डॉट सेट अंडरस्कोर आई। नेक्स्ट वैल्यू हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट से वैल्यू भेजी 10 और सेकेंड ऑब्जेक्ट से वैल्यू भेजी 20, दो अलग अलग वैल्यू भेज रहे हैं। हाँ, अब हम फंक्शंस को कॉल कराएंगे OB1 डॉट अपग्रेड अंडरस्कोर आई, जो प्लस प्लस हो रहा था उस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं यहाँ पर। देन OB2 डॉट अपग्रेड अंडरस्कोर आई। अब हम वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए फिर से दोनों ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे। OB1 डॉट पुट अंडरस्कोर आई एंड OB2 डॉट पुट अंडरस्कोर आई। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स, वी हैव टू क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स, और दोनों ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम जो तीनों फंक्शंस हमने ऊपर बनाए हुए हैं, सेट करने का, अपग्रेड करने का और पुट करने का, वो हम सारे फंक्शंस को कॉल करा रहे हैं। ठीक है, अब एक बार ये स्टैटिक एग्जीक्यूट जो क्लास बनाई है इसको समराइज कर लेते हैं। क्लास बनाई स्टैटिक एग्जीक्यूट, इसके अंदर मेन मेथड वी हैव टू क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स ऊपर वाली सपोर्टिंग क्लास के बनाए हैं OB1 एंड OB2।
अब क्योंकि ऊपर हमने देखे 3 मेथड्स बनाए थे, एक तो सेट आई फंक्शन बनाया था डेटा को इनपुट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, दूसरा अपग्रेड फंक्शन बनाया था जो कि आई की इनपुट वैल्यू को इंक्रीमेंट देगा बाय 1, और तीसरा थर्ड फंक्शन वी हैव टू क्रिएट अ पुट आई जो कि आई की वैल्यू को अपग्रेड के बाद प्रिंट कर देगा। और नीचे ऊपर वाली क्लास के लिए दो ऑब्जेक्ट्स बनाए OB1 एंड OB2 और तीनों फंक्शंस को कॉल करा दिया। पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल किया OB1 की हेल्प से, फिर OB2 की हेल्प से कॉल किया, फिर अपग्रेड फंक्शन को OB1 की हेल्प से कॉल किया, OB2 की हेल्प से कॉल किया, और पुट फंक्शन को भी OB1 और OB2 की हेल्प से कॉल किया। अब क्लास को सेव करते हैं। किससे सेव करना पड़ेगा अब हमें, सैम्पल से कि स्टैटिक एग्जीक्यूट से? स्टैटिक एग्जीक्यूट से। वेरी गुड, स्टैटिक एग्जीक्यूट से ही अब हम इसको सेव मैम करते ये जो हैं। अपन ने ओबीजे अपग्रेड और पुट है वो जो ऊपर क्लास डिफाइन करी थी वो इधर लिख दिया अपन ने। हाँ, कॉल करा लिया यहाँ से, इस एग्जीक्यूटेबल क्लास से कॉल करेंगे तो वो ऊपर कॉल हो जाएंगे। अब वो एक तरह से उस सैम्पल क्लास हमारी लाइब्रेरी की तरह स्टोर हो गई। जब हमें कभी भी किसी नंबर को इंक्रीमेंट देना होगा तो हम इस क्लास को कॉल करके उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड से कॉल करा लेंगे। यस मैम। इसको सेव करते हैं। स्टैटिक, सिर्फ स्टैटिक वर्ड से कभी सेव नहीं करना स्टैटिक, क्योंकि कीवर्ड है ना, जैसे हमने लिखा है पूरा नाम स्टैटिक एग्जीक्यूट, यस मैम। स्टैटिक एग्जीक्यूट डॉट जावा। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। मोस्ट प्रोबेबली एरर्स आएंगी, अगर एरर्स को देखेंगे क्या आ रही हैं। क्या देखिए एरर आ रही है, एरर्स को भी समझना ज़रूरी है। स्टैटिक एग्जीक्यूट क्या कह रहा है, पब्लिक स्टैटिक की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है मेन में। टीआई। स्टैटिक, ठीक है, अब कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं, हो सकता है रन टाइम पे कोई एरर आए। जावा स्टैटिक एग्जीक्यूट, क्या दे रहा है एरर, नो क्लास डिफॉल्ट एरर सैम्पल। क्लास में error। क्लास स्टैटिक एग्जीक्यूट, अच्छा सैम्पल डॉट सेट आई, non static method incompatible class change error expecting non static method sample dot set I।
सैम्पल ob1 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल, सैम्पल ob2 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल, ob1 डॉट सेट अंडरस्कोर आई, सेट अंडरस्कोर आई यहाँ पर भी डिफाइंड है, अपडेट अंडरस्कोर आई भी यहाँ पे डिफाइंड है, अपग्रेड अंडरस्कोर आई। upgrade underscore I, then ob2 dot upgrade underscore I, then ob dot put, and then put. इसमें क्या कह रहा है, एक्सपेक्टिंग नॉन स्टैटिक मैथड। तो मैम मैं उसकी जगह नॉट लगा दूँ? नॉन स्टैटिक, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा प्रॉब्लम आती तो नहीं है क्योंकि हम डेटा मैथड तो अभी नॉन स्टैटिक ही यूज़ कर रहे हैं। मैम स्टैटिक यूज कर रहे हैं अपन। डेटा यूज़ कर रहे हैं ना, स्टैटिक मैथड तो नॉन स्टैटिक ही है। मैम मतलब वो मुझे मतलब क्लियर नहीं हुआ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। हाँ अभी नहीं, अभी जो डेटा है वो हम स्टैटिक यूज़ कर रहे हैं, मैथड तो हमारा अभी नॉर्मल ही चल रहा है ना। नो, मैथड को तो हम स्टैटिक नॉन स्टैटिक नहीं बना रहे, अभी हमारा पहला पॉइंट चल रहा है ना, ये वाला पॉइंट चल रहा है अभी हमारा। अभी हम एक मिनट इस पे हैं, ये वाला, ये देखिए अभी अभी हम इस पॉइंट पर हैं। एक सेकेंड, अभी हम इस पॉइंट पर हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, हमारे पास क्लास में दो चीज़ें हैं, डेटा और मेथड। अभी हम बिगनिंग वाला पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं कि अभी हम सिर्फ डेटा को स्टैटिक बना रहे हैं। इसको जो हमने इंटीजर आई लिया हुआ है ना, उसको हमने स्टैटिक बनाया है, इस आई को स्टैटिक बनाया है। अभी मेथड पे तो हम पहुँचे ही नहीं हैं, अभी हम मेथड पे नहीं गए हुए हैं, अभी हम सिर्फ डेटा को स्टैटिक लेके चल रहे हैं। तो उसको ही अभी हमें पहले अंडरस्टैंड करना है कि इसका क्या मीनिंग जाएगा। नॉन स्टैटिक मेथड सैम्पल डॉट सेट आई। मॉडिफायर स्टैटिक, सही बात है, यहाँ अलाउड ही नहीं होगा। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजिंग, वो एक मैं आपका डाउट एक सेकंड में ठीक कर देती हूँ, बस ये एक बार ही यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाए ना, ये एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम कर रहा है, वो पॉइंट देखना है कि कहाँ पर ये इसको प्रॉब्लम आ रही है।
सेटिंग स्ट्रिंग एज ए सैम्पल का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया हमने, ob1 डॉट सेट कर दिया, ob2 डॉट सेट कर दिया। कहीं लॉजिकल है एरर, लॉजिकल एरर थोड़ा सा फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं करता उस चीज़ को कि वो इंटरनली किस चीज़ से प्रॉब्लमेटिक हो रही है उसको। अब वो ऐसा सच थोड़े से कोड में ही थोड़ा कुछ करके देखना पड़ता है, क्योंकि इसको हम सिर्फ गेस कर सकते हैं। लॉजिकल एरर को, लॉजिकल एरर्स को हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि उसको कंपाइलर को लॉजिकल लेवल पे कहाँ दिक्कत हो रही होगी, और उसमें कुछ ज़्यादा मतलब कुछ कर नहीं सकते। सोच सकते हैं हम कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, तो कोड्स में ही थोड़े चेंजेस करके अंडरस्टैंड करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। ओके मैम। क्योंकि जावा में क्या है, प्री डिफाइंड क्लासेस भी हैं बहुत सारी, और यूज़र डिफाइंड क्लासेस जब हम बनाते हैं तो कभी कभी उनके जो नेम्स होते हैं उनमें ही कहीं प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम कर सकता है। एक्सेप्शन इन थ्रेड, नो सच मेथड एरर, सैम्पल डॉट सेट आई, सैम्पल डॉट सेट आई एट स्टैटिक एग्जीक्यूट डॉट मेन। अंडरस्कोर से तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर मेन से इसको कहीं थोड़ी सी दिक्कत है, वैल्यू जो है वो स्टैटिक में ले नहीं रहा है ना, इसको ही सॉल्व करना है। मैम आपको अगर लगता है अगर आई को हाँ, उसको अंडरस्कोर ठीक कर देती हूँ मैं। अब जैसे कंपाइलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, अभी कंपाइलेशन में प्रॉब्लम आई है, पुट अंडरस्कोर आई होगा, वो तो ठीक है, लेकिन ये एग्जीक्यूशन में जो एरर दे रहा है, अभी भी दे रहा है ये। नॉन स्टैटिक। क्योंकि सिर्फ डेटा ही स्टैटिक डिफाइन किया हुआ है, अभी हमने मेथड तो स्टैटिक नहीं है हमारा।
अब हम एक काम करते हैं कि इसमें जो हमने मेथड्स बनाए हुए हैं उनको स्टैटिक कर देते हैं हम, तो इससे एक कंक्लूजन हमारा निकलेगा और फिर हमें पूरी बात समझ में आएगी। ग्रेट। अब ये चला है इससे, ठीक है। अब हम इसको कोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा था और अभी इसमें क्या। ओके मैम। चलिए अब इसमें देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम इसमें दे रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे दो चीज़ें देख रहे हैं। अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें दो चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं हम क्लास में, डेटा एंड मेथड। तो जो डेटा है अभी हमने उसको स्टैटिक बनाया और उसको चलाने की कोशिश करी तो वो रन टाइम पे हमें प्रॉब्लम दे रहा है ना। अब हमने यहाँ पे साथ साथ मेथड को भी स्टैटिक किया है, मेथड को भी स्टैटिक किया। स्टैटिक। दोनों चीज़ों को स्टैटिक किया क्योंकि इसमें जो जेडीके का जो ओल्डर वर्जन है, जो जेडीके के जो ओल्डर वर्जन है उसमें तो क्या होता है कि जो डेटा को हम स्टैटिक अगर रखते हैं और मेथड को अगर हम नॉन स्टैटिक रखते हैं तो स्टैटिक डेटा नॉन स्टैटिक मेथड में एक्सेस हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम दे रहा है न्यू वर्जन की वजह से, जेडीके के न्यू वर्जन की वजह से। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो डेटा बनाया है स्टैटिक इंटीजर आई, साथ साथ उसके क्योंकि वो एक्सेसिंग नहीं कर पा रहा था तो जो मेथड बनाया है उसको भी हमने स्टैटिक कर दिया, ठीक है।
क्या चीज़ें हो रही हैं? दो चीज़ें हो रही हैं। हमने डेटा जो बनाया है इंटीजर आई उसको स्टैटिक रखा था, और जो मेथड बनाया है, जो हमने मेथड बनाया है उसको भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, उसको भी स्टैटिक कर दिया। कौन से मेथड को? सेट अंडरस्कोर आई को, और अपग्रेड अंडरस्कोर आई को, और पुट अंडरस्कोर आई को। अब मीनिंग समझिए क्या है। जो ओल्डर वर्जन ऑफ जेडीके थे वो क्या करते थे कि अगर हमने डेटा स्टैटिक रखा है, जैसे हम प्रोग्राम में कर रहे थे अभी, और अगर हमने मेथड को स्टैटिक नहीं रखा है, तो ये स्टैटिक डेटा नॉन स्टैटिक मेथड में एक्सेस हो रहा था। लेकिन अभी न्यू वर्जन्स में अगर हम डेटा को स्टैटिक बना रहे हैं, देन वी हैव टू ऑल्सो डिफाइन द मैथड एज स्टैटिक। हमें मैथड को भी कैसा बनाना पड़ेगा? स्टैटिक। तो कंक्लूजन क्या निकला है कि सिर्फ जो स्टैटिक डेटा है वो स्टैटिक मैथड ही एक्सेस कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक मैथड एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये तीन मैथड्स को नॉन स्टैटिक रखते, ये तीन मैथड्स को हम नॉन स्टैटिक रखते तो ये इंटीजर आई इसको एक्सेस नहीं करने दे रहा था। ये देख रहे थे ना हम, पीछे एरर आ रही थी, तो नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं करने दे रहा था, इसलिए हमने इन तीनों मैथड्स को क्या बना दिया है? स्टैटिक बना दिया है। तो ये इतनी बात क्लियर हुई पहले कि किसको, सारे डेटा को भी स्टैटिक रख दिया और जो मेथड है उसको भी स्टैटिक कर दिया है। ठीक है, अब कोड अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमने जो क्लास सैम्पल बनाई है इसमें हमने डेटा को स्टैटिक किया है, सेट आई मेथड को भी हमने यहाँ पे स्टैटिक कर दिया, क्योंकि जब ये नॉन स्टैटिक था तब एक्सेस नहीं हो रहा था। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आई को असाइन हो जाएगी। इसके बाद हमने जो अपग्रेड मेथड था उसको भी पहले नॉन स्टैटिक रखा था, तो एक्सेसिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अभी हमने उसको स्टैटिक कर दिया है। तो जो x की वैल्यू आएगी i के अंदर असाइन होगी, वो आगे अपग्रेड होके i प्लस प्लस हो जाएगी, तो वैल्यू हमारी यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या किया? पब्लिक स्टैटिक वॉइड पुट फंक्शन बनाया, इसको भी हमने स्टैटिक कर दिया। ठीक है, ये प्रिंट करा दी वैल्यू को। अब यहाँ पे क्लास बनाई स्टैटिक एग्जीक्यूट, मेन मेथड बनाया। अब मेन मेथड बनाने के बाद हमने ये वाला जो कोड है जो मैंने लिखा था पहले, ये हमने क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके फिर मेथड्स को कॉल किया था, इसको मैंने अभी बंद कर दिया है, कमेंट लाइन में डाल दिया है। ठीक है, इसको रोक दिया है, और हम डायरेक्टली क्लास के जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनको बिना क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए, इंस्टेंस बनाए कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो डायरेक्टली कॉल करने के लिए हमने कैसे कॉल किया? मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने कैसे कॉल किया? सैम्पल डॉट सेट आई 10, सैम्पल डॉट अपग्रेड आई, देन सैम्पल डॉट पुट। तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है? जब हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो रही है? जो हमने 10 वैल्यू वहाँ पर असाइन की थी, तो वो वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो रही है? 11 हो रही है। ठीक है, अब हम एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक चला कर देखते हैं। ये तीन मैथड्स हम अब एक बार फिर से कॉल कराएंगे अभी। और यहाँ पर हम ये वैल्यू जो है, फिर से कॉल करवाने के लिए मतलब दोबारा हाँ दोबारा देना पड़ेगा उसको, फिर से कॉलिंग, जितनी बार आपको कॉलिंग करानी उतनी बार उसको कोड में डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैम जैसे इसमें अपन नहीं कर सकते कि 2020 इसी में मतलब 10 की जगह नहीं तो 1 कर दें? एक बार ही वैल्यू 10 लेगा ना, तो एक बार में तो आप एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हो ना सिंपल वेरिएबल में, तो नॉट मोर देन वन वैल्यूज। इसको सेव कर देते हैं ज़रा, इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या किया इसने, पहले जो वैल्यू थी वो हमारी 10 थी, तो 10 से इंक्रीमेंट होकर 11 हो गई, और जो सेकंड वैल्यू हमने डिफाइन की हुई है, सेकंड टाइम हमने इसको फिर से कॉलिंग करके हमने इसको जो वैल्यू असाइन किया है वो 20 थी, तो वो 21 हो गई। तो यहाँ पर जो न्यू वर्जन ऑफ जेडीके है उसमें ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले अराइज हो रहा है कि जो आपका नॉन स्टैटिक अगर आपका मेथड है तो वो एक्सेस नहीं करेगा स्टैटिक डेटा को। तो साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम अपना अगर डेटा स्टैटिक रख रहे हैं तो फिर हमें साथ साथ क्या करना पड़ेगा, मेथड को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। ओके,
अगर हमारा डेटा स्टैटिक है तो मेथड कैसा होना चाहिए? नॉन स्टैटिक, स्टैटिक। सॉरी स्टैटिक होना, नॉन नहीं स्टैटिक। मेथड स्टैटिक होना चाहिए। अगर हमने जैसे पहले नॉन स्टैटिक रखा था तो वो एक्सेसिंग ही नहीं दे रहा उसको, ठीक है। तो इसकी मीनिंग ये निकल आई कि अगर हमें कभी डेटा को स्टैटिक बनाना है तो फिर हमें मेथड को भी वहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? स्टैटिक। स्टैटिक बनाना पड़ेगा। गेटिंग, अब समझ में आया ये? यस। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें होता है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर्स। और ऊप्स के जो जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मेन कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है वो इसका होता है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो थोड़ा अब हम इसको कोड को थोड़ा मतलब कोडिंग पे ना जाके अब हम थोड़ा सा थ्योरी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? नो मैम। समझ में आ रहा है ना? यस। चलिए तो नेक्स्ट, हाँ, क्योंकि आज तो बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज अ कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। अब these are the two special methods. These are the two special methods. ये स्पेशल मेथड्स क्यों होते हैं ये देखते हैं। मेथड्स तो अभी हमने ऊपर पढ़े, जैसे अभी हमने गेट आई फंक्शन बनाया, अपग्रेड आई फंक्शन बनाया, पुट आई फंक्शन बनाया, तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन थे। अब हमें उन फंक्शंस को जितनी बार भी यूज करना है तो कॉल कराना पड़ेगा। देख रहे हो ना अभी आप पीछे जो कोडिंग हमने की है, उस कोडिंग में अगर आप देखो तो पीछे जो हमने ये फंक्शंस बनाए हुए हैं, मैंने कोड खोल दिया है, सेट आई फंक्शन, अपग्रेड फंक्शन, पुट फंक्शन, तो इनको हमें कॉल कराना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। क्लियर है? इसी तरह से तो ये नॉर्मल फंक्शंस हैं, तो जब हम अपने फंक्शंस इंट्रोड्यूस करेंगे कोड में तो उन्हें हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कॉल करके कि ये हमारे फंक्शंस हैं। इसकी जगह इसकी जगह अगर हम ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं तो इनको स्पेशल मेथड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर मेथड है ये क्या करता है? कंस्ट्रक्ट द मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट, मेमोरी का क्रिएशन करता है, मेमोरी क्रिएशन फॉर ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब हम कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में लाएंगे तो उसको मेमोरी चाहिए पड़ेगी ना सबसे पहले। यस मैम। और जब हमारा कोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब हमारा प्रोग्राम का एंडिंग होगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट मेमोरी को कंटेन किया हुआ है उसको मेमोरी रिलीज करनी होगी। जैसे हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले जब हॉल में जाते हैं तो एक चेयर ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो क्योंकि फंक्शन शुरू हो रहा होता है तो हम एक चेयर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दैट मीन्स कि हमने उस चेयर की मेमोरी को ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया। और जब हमारा फंक्शन ख़त्म होता है तो हम उस चेयर को छोड़ के और चले जाते हैं। दैट मीन्स कि काम ख़त्म हो गया, मीन्स हमारी वर्किंग हो गई, तो हमने उस चेयर को रिलीज़ कर दिया ताकि कोई दूसरा पर्सन आके बैठ सके। तो इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी जब एलोकेट करता है कंस्ट्रक्टर, तो डिस्ट्रक्टर उस मेमोरी को क्या करता है, लास्ट में एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर एग्जीक्यूशन मेमोरी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। अब कुछ लैंग्वेजेस में डिस्ट्रक्टर मेथड हम लिखते हैं तब हमारा मेमोरी का ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी होती है वो रिलीज होती है, नहीं तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट ऐसा करता है। सारी लैंग्वेजेस में ज़्यादातर डिस्ट्रक्टर मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो मेमोरी रिलीज़ होती है वो C++ हो गया, जावा हो गया, तो जावा में डिफ़ॉल्ट वर्क करता है, मतलब हमें लिखना नहीं है कोड में, डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, डिफ़ॉल्ट मेथड है। डिफ़ॉल्ट मेथड का मतलब क्या आ गया, अपने आप काम करता है ऑटोमेटिकली। ओके, ऑटोमेटिकली वर्क्स, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे कंस्ट्रक्टर को मेमोरी एलोकेशन होगा, ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेशन होगा, तो डिस्ट्रक्टर लास्ट में उस मेमोरी को अपने आप रिलीज़ कर देगा। तो कंस्ट्रक्टर कैसे लिखना है, मतलब मेमोरी तो पहले एलोकेट करनी पड़ेगी ना आपको। मेमोरी क्रिएशन मीन्स मेमोरी का एलोकेशन। मेमोरी का एलोकेशन आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद हो, पीछे हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी अभी तक जावा में जितने भी प्रोग्राम्स बनाए तो हम ऐसे लिखते हैं ना कोड, क्लास माई क्लास ओ बी इक्वल्स टू न्यू माई क्लास, शुरू से पहले फ्रॉम द फर्स्ट प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम जो हमने बनाया था ऐसे ही बनाया था ना।
ऑब्जेक्ट ऐसे ही डिक्लेयर किया था ना क्लास मेन के अंदर, क्लास माई क्लास ओ बी इक्वल्स टू न्यू माई क्लास। तो ये तो क्लास तो कीवर्ड हो गया, माई क्लास क्लास का नेम हो गया, ऐसा डिफाइन करते थे ना हम। ओ बी इज अ ऑब्जेक्ट, न्यू इज अ ऑपरेटर टू एलोकेट मेमोरी, ऑपरेटर है। फिर हम ये क्लास का नाम क्यों लिखते थे, ये वाला दिख रहा है ना, कोड समझ में आ रहा है? हाँ तो ये क्यों लिखते थे अब? मैं वो नए और मतलब वो उसमें इनिशियलाइज कर देता था वो हाँ, अब ये क्लास देखिए, को। ये जो हम ये वाला जो लिखते थे ना, ये वाला क्लास का नाम जो लिखते हैं, ये ही एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर नेम है, ये कंस्ट्रक्टर है, यही कंस्ट्रक्टर मेथड है। इसके आगे देखो मेथड का सिंबल बना हुआ है ना, मेथड का सिंबल बना है ना, ये कंस्ट्रक्टर मेथड है। तो अब स्पेशल मेथड क्यों है ये? क्योंकि जो नेम क्लास का होगा वही नेम कंस्ट्रक्टर मेथड का होगा। अगर आपकी क्लास का नाम सैम्पल है तो कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम क्या होगा? सैंपल। सैम्पल ही होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसीलिए ये स्पेशल मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर मेथड ही इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी का एलोकेशन दे रहा है, टू एलोकेट मेमोरी। आया अभी आपको क्लियर हुआ? तो कंस्ट्रक्टर आर द स्पेशल मेथड्स यूज टू एलोकेट मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ द कोड। जब हम सबसे पहले हमारा कोड में ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेथड को कॉल करता है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? जैसे आप फंक्शन में जाते हो और अगर आप फंक्शन अटेंड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको फंक्शन देखने के लिए बैठने की ज़रूरत होगी, दैट मीन्स यू हैव टू गेट अ वन चेयर। तो जब तक आप बैठोगे नहीं, आप अपने फंक्शन को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? चेयर की, चल। मेमोरी की ज़रूरत है, मतलब स्पेस की ज़रूरत है जहाँ आप बैठ के उस फंक्शन को अटेंड कर सको। इसी तरह से जब क्लास में जो ऑब्जेक्ट है, जब वो एग्जिस्टेंस में आता है, तो उसको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मेमोरी की। तो यही कंस्ट्रक्टर मेथड है जो कि आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी का एलोकेशन करता है। अभी हमने देखिए पीछे भी स्टैटिक वाला भी प्रोग्राम बनाया, अगर मैं कोड खोल के दिखाऊं आपको, तो सबसे पहले हमने देखे यहाँ पे जब क्लास स्टैटिक एग्जीक्यूट बनाई है, तो उसमें हमने पहले ये वाला कोड लिखा था ना, सैम्पल OB1 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल लिखा था ना। तो ये जो न्यू के बाद जो सैम्पल लिखा हुआ है, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर मेथड है। यही इस OB1 और OB2 को मेमोरी का एलोकेशन कराएगा। ठीक है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर मेथड्स जो होते हैं वो मेमोरी का एलोकेशन करने के लिए यूज़ होते हैं। और इनको सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे हम नॉर्मल जो भी फंक्शंस होते हैं, जैसे सेट फंक्शन बनाया, गेट फंक्शन बनाया, ऐड फंक्शन बनाया, तो इन्हें हमें कॉल कराना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल नहीं कराना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली कॉल बाय द कंपाइलर। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो जो नेम क्लास का होता है, हेलो। हाँ जी, सेम नेम एज क्लास नेम, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेम नेम एज क्लास नेम, और सेकंड प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिकली कॉल बाय द कंपाइलर। मतलब हमें फोर्सफुली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। ठीक है। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें जब प्रोग्राम में मेमोरी का एलोकेशन करना होता है तो हम इन कंस्ट्रक्टर मेथड्स को यूज़ करते हैं। क्लियर है? हाँ जी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट, जैसे इसको थोड़ा सा कोड समझ लेते हैं, फिर बाद में इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे सपोज टू मैंने एक छोटा सा कोड देख लेते हैं। जैसे मैंने एक क्लास माई क्लास यहाँ पे डिफाइन की हुई है, और इसमें मैंने कोई डेटा डिफाइन कर दिया, प्राइवेट इंटीजर AB। अब जैसे मैं यहाँ पे ये लिखूंगी, माई क्लास इंटीजर X इंटीजर Y A equals to X and B equals to Y। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसको।
माई क्लास इंटीजर x इंटीजर y a इक्वल्स टू x b इक्वल्स टू y, और मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया इंटीजर सम 1, और उसके अंदर मैंने इंटीजर c इक्वल्स टू a प्लस b लिख दिया और उसको प्रिंट करा दिया। प्रिंट ln c। अब यहाँ पर ये मेरा कोड माई क्लास जो है वो कंप्लीट हुई। अब इसको चलाने के लिए फिर से हमें एक एग्जीक्यूटेबल क्लास बनानी पड़ेगी। सपोज टू कि मैंने एक क्लास बना ली, क्लास माई क्लास। इसमें मैंने मेन मेथड डिफाइन कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब यहाँ पर मैंने उस ऊपर वाली क्लास जो बनाई हुई है माई क्लास, उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन किया माई क्लास ओ बी इक्वल्स टू न्यू माई क्लास, और मैंने यहाँ पर वैल्यू पास की 10, 20, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल कर लिया ओ बी डॉट सम 1। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो इस कोड में क्या हो रहा है, इस कोड को मैं लिख रही हूँ और इसको आपको एग्जीक्यूट आप करना अपने सिस्टम पे बाद में, लेकिन पहले मैं समझा देती हूँ आपको कि इसमें क्या हो रहा है। सिंपली हमने वी हैव टू क्रिएट अ वन क्लास माई क्लास, इसके अंदर एक डेटा लिया इंटीजर ए बी प्राइवेट, और माई क्लास जो हमने ये बनाया हुआ है ये माई क्लास, देखो अब आप इसको समझ लो, ये हमने माई क्लास जो बनाया दिस इज अ कंस्ट्रक्टर मेथड। कंस्ट्रक्टर मेथड है ये। कैसे पहचानोगे कि कंस्ट्रक्टर मेथड है? जो नेम आपकी क्लास का है वही नेम आपके फंक्शन का है, और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी का एलोकेशन करता है। तो यहाँ आगे आपको इंटीजर फ्लोट डबल कैर कुछ नहीं लिखना है। जो नेम क्लास का होगा वही नाम आपके कंस्ट्रक्टर मेथड का होगा। इसके अंदर दो पैरामीटर पास किए हुए हैं, जो वैल्यू x से a को मिलेगी और y से b को असाइन होगी। ये मेथड क्लोज कर दिया। एक इंटीजर सम मेथड बनाया है, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है। अब अगर हम इस कंस्ट्रक्टर मेथड की जगह यहाँ पर डेटा इनपुट करने के लिए अगर गेट फंक्शन बनाते, अगर यहाँ पे गेट फंक्शन बनाते, मान लीजिए हम लिखते पब्लिक वॉइड गेट और डेटा को गेट कराते, तो हमें इसको कॉल कराना पड़ता, गेट फंक्शन को कॉल कराना पड़ता और सम फंक्शन को भी कॉल कराना पड़ता। लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन होने की वजह से हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल नहीं कराना पड़ेगा। सिर्फ किसको कॉल कराया है, नीचे देखो आप, नीचे अगर आए कोड में हम, तो मेन में हमने किसको कहा, सिर्फ हमने, देखिए अगर हम मेन में आते हैं तो हमने माई क्लास 1 कर देते हैं, वो ऊपर भी माई क्लास ही हो गया ना, माई क्लास 1 जो हमने बनाई है नेक्स्ट क्लास, इसमें मेन मेथड बनाया, ऊपर वाली क्लास का हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, माई क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। अब देखिए यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो कॉल नहीं करा रहे हैं हम कंस्ट्रक्टर मेथड को। हम क्या नहीं लिख रहे हैं, देखिए यहाँ साइड में, हाँ ऐसे नहीं लिख रहे हैं ओ बी डॉट माई क्लास, ऐसे नहीं लिख रहे हैं 10, 20, ऐसे कॉल नहीं करा रहे हैं। हमने क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, वहीं पर उसकी वैल्यू को पास कर दिया 10, 20। और सम फंक्शन, क्योंकि सम वन फंक्शन जो है वो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो उसको तो हमें कॉल कराना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर को कॉल क्यों नहीं कराना पड़ रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल बाय द कंपाइलर, अपने आप ही कॉल हो जाता है, तो उसको कॉल कराने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 10, 20 वैल्यू जो है वो किसको मिलेगी, ऊपर ऊपर एक्स वाई को मिलेगी, ऊपर एक्स वाई को मिल जाएगी। यहाँ पे ये जो ऊपर हमारा एक्स वाई है इसको मिल जाएगी, यहाँ से ये 10 मिलेगा, ये 20 मिलेगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा, यहाँ ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की वैल्यू 20 हो जाएगी। जब सम वन फंक्शन हम कॉल कराएंगे फोर्सफुली तो ऐड हो जाएगी, यहाँ पे रिजल्ट 30 प्रिंट कर देगा। डिस्ट्रक्टर मेथड लिखने की जरूरत नहीं होती। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो ऑब्जेक्ट है उसको मेमोरी अपने आप यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो ये एक अनदर कॉन्सेप्ट होता है ऊप्स का, जो कि कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट
कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है फॉर क्लासिफिकेशन। आपने 10th क्लास में साइंस में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास हम एनिमल्स की स्टडी करते थे तो साइंस में हमें ये सिखाया जाता था कि इसको क्लासिफाइड कर दो, कि क्योंकि एनिमल्स तो बहुत सारे होते हैं, तो लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, इस तरह से हम डिवाइड कर देते थे ना। तो हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, तो उससे क्या होता था कि जब हम क्लासिफिकेशन करने से, जब हमें लैंड एनिमल्स के बारे में पढ़ना है तो हमें फिर वाटर एनिमल्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम सिर्फ लैंड लैंड ही पढ़ते हैं। जब हम वाटर एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो सिर्फ वाटर एनिमल्स के। तो इससे क्लासिफिकेशन से ये फ़ायदा होता है कि जिस पार्ट पे जाना है वही पार्ट पे जाएंगे, सारे पार्ट्स पे नहीं जाएंगे। और लेकिन सारे पार्ट्स लॉजिकली कनेक्टेड हैं। अगर हमें वाटर एनिमल से लैंड की प्रॉपर्टी भी कंपेयर करनी है तो वो भी कहीं ना कहीं रखा हुआ है, लेकिन अलग है, बट जुड़ा हुआ है लॉजिकली। तो इसी तरह से जावा में भी जो है वो, अगर हमें मोर देन वन क्लासेस बनानी है, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं कि हमें एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लास बनानी है, तो अगर हमें बहुत सारी क्लासेस बनानी है और ऊपर हम देख रहे हैं कि एक मेन क्लास बना रहे हैं और उसकी कई सपोर्टिंग क्लास बना रहे हैं, तो उनमें कोई लॉजिकल वैसा रिलेशनशिप नहीं है। अगर हमें उनके बीच में, उन क्लासेस के बीच में, बहुत सारी बनाई हुई क्लासेस के बीच में कोई रिलेशनशिप देना है, ऐसे रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, जो प्रोग्राम में हम क्लासेस बना रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप देना है, तो हमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या देता है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप देता है। तो जावा सपोर्ट्स, वैसे तो इनहेरिटेंस बहुत टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है इनहेरिटेंस, 3 भी नहीं और भी ज़्यादा होते हैं, जो मेजर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो जावा कौन सा सपोर्ट करता है? जावा सपोर्ट द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये दो तो सपोर्ट करता है जावा। ठीक है, ये 2 टाइप का इनहेरिटेंस तो जावा सपोर्ट करता है। इसके बाद जो 3rd टाइप का इनहेरिटेंस होता है, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, इज नॉट सपोर्ट बाय जावा। ये C++ जैसी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, बट जावा सपोर्ट नहीं करता। तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सिंगल लेवल? सिंगल लेवल का मीनिंग है कि देयर इज अ वन पेरेंट क्लास और अ बेस क्लास, पेरेंट और बेस क्लास। तो एक पेरेंट क्लास होगी और एक इसके नीचे एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लासेस होंगी, चाइल्ड क्लास, और यू कैन ऑल्सो से अ सब क्लास। ठीक है, तो जब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को हम इसमें इनहेरिट करके लाएंगे तो उसको यूज़ करते हैं बाय द कीवर्ड एक्सटेंड्स। अगर जावा के किसी कोड में 2 क्लासेस के बीच में, 2 क्लासेस के नाम के बीच में एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा हुआ है, दैट मीन्स तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अगर एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा हुआ है दैट मीन्स कि वहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो सिंटेक्स पे कोड कैसे लिखा होगा? ऐसा, क्लास सब एक्सटेंड्स बेस, ऐसा कुछ कोड होगा। एक्सटेंड्स कीवर्ड रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल में देयर इज ओनली अ वन पेरेंट, और मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, चिल्ड्रंस हो सकते हैं, मोर देन वन चिल्ड्रंस हो सकते हैं, और वन चाइल्ड भी हो सकता है। तो जो प्रॉपर्टी होगी, जैसे मान लीजिए कि एक्स के पास एक प्रॉपर्टी है, पेरेंट के पास एक प्रॉपर्टी है एक्स और चाइल्ड के पास एक प्रॉपर्टी है वाई, तो पेरेंट की जो एक्स प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होकर कहाँ आ जाएगी? चाइल्ड के पास। तो चाइल्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन अ पेरेंट। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज मीन्स डेटा को या मेथड को एक्सेस कर सकेंगे। गेटिंग? ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? हेलो? ओके, कोई बात नहीं। बस अभी अभी मैं ये थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिक की थोड़ा सा समझ लीजिए बस इस टॉपिक को,
फिर हम कोडिंग वाइज इसको नेक्स्ट थ्योरी में अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। बस 2 पॉइंट्स रह गए छोटे छोटे, इसी से रिलेटेड ही हैं। सेकेंड इज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो जब मल्टी लेवल आएगा तो मल्टी लेवल में क्या होगा आपका, बस इसी सीक्वेंस में है, कोई नई चीज अब आपको नहीं समझनी है। जब मल्टी लेवल आएगा तो देयर इज अ मोर देन वन स्टेप्स, ऐसा हो जाएगा। अब कितने होंगे ये फिक्स नहीं है, डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स कि लेवल 0, लेवल 1 एंड लेवल 2। अब ये लेवल कहाँ तक जाएंगे ये डिफाइंड नहीं है। तो ये सुपर पेरेंट हो गया, सुपर बेस क्लास हो गई, ये उसकी सब बेस क्लास हो गई, और ये तो फिर चाइल्ड क्लास हो गई, मतलब सब क्लास ही हो गई। इस तरह से पेरेंट की, मान लीजिए इसके पास प्रॉपर्टी x है, इसके पास प्रॉपर्टी y है, इसके पास प्रॉपर्टी z है। तो इसकी x प्रॉपर्टी जो होगी, x प्रॉपर्टी होगी इनहेरिट होके सब बेस पे आ जाएगी, और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सबके पास आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, क्लास, हाँ, क्लास सुपर एक्सटेंड्स, नाम हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि नाम क्या रखना है। क्लास सुपर, पहले तो क्लास सुपर ही रहेगी, यहाँ पे तो नहीं आएगा एक्सटेंड्स। जब क्लास सब आएगी तो क्लास सब बेस एक्सटेंड्स, ये एक्सटेंड करेगा सुपर क्लास को, एक्सटेंड्स सुपर, ओके। और जब क्लास सबसे नीचे वाले को एक्सटेंड करेंगे हम, तो क्लास सब एक्सटेंड्स सब बेस, ऐसे। तो कोड में अगर कहीं पे भी एक्सटेंड कीवर्ड आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। और जावा इज नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो थर्ड टाइप का दिखा रहे हैं ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये सपोर्ट नहीं करता जावा में, क्योंकि जावा ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अ वन चाइल्ड क्लास नॉट कंटेन अ 2 बेस क्लास, ये है इसका कॉन्सेप्ट। मतलब एक चाइल्ड के 2 पेरेंट नहीं। तो जैसे ये हो गई बेस 1, बेस 2 और चाइल्ड 1, या सब जो भी कह सकते हो आप। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट सपोर्ट बाय जावा। मतलब ऐसा है कि ये कोड कभी देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्लास सब एक्सटेंड्स बेस 1 कॉमा बेस 2, दिस विल नेवर बी पॉसिबल इन जावा, रॉन्ग। एक्सटेंड्स के बाद 2 बेस क्लासेस के नाम नहीं आएंगे। तो दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, बट इन प्लेस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस। ये एक छोटा सा अलग टॉपिक है, ये भी हम नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ेंगे, इंटरफेस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा ने डिस्कार्ड कर दिया। इन प्लेस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस के थ्रू हम ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट एक्सेस करते हैं, बाकी नहीं पॉसिबल है। तो कल हम ये आगे का कोड और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, इसका एक टॉपिक और रह गया, उसका ये हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कल इवनिंग में ही क्लास लूँगी मैं 6 o'clock, ठीक है। हेलो, कल 4 से 7 मॉक पेपर है, तो उसमें भी आप हेल्प कर दीजिए। 4 से 7 यस मैम। देखती हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जावा का तो देखिए मैंने करवा दिया था आपका अभी। मैम जावा बेस ही है। नहीं, जावा बेस तो है, तो एक्चुअली क्या और क्लासेस भी रहती है ना, तो 6 to 7 तो यस मैं देख लूँगी। बाकी उसमें क्या क्या आपका और कॉन्सेप्ट आना है अभी। मैम, इसमें एमसीक्यू आने हैं हम्म, 50, और अच्छा। 2 मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आने क्वेश्चन। तो क्या अभी ये सब चलते ही रहेंगे क्या अभी फाइनल। नो मैम, अभी ये है कि 4 5 वो 5 6 7 को चलेगा, फिर नहीं होगा, फिर मॉक पेपर सीधे मतलब 26 को है, और फिर फाइनल पेपर है 5 को। अच्छा, तो कल कितने हाँ बजे से है। मैम, 4 to 7। 4 to 7। तो यस मतलब मैम, ऐसा करिए, आप प्रोग्रामिंग में हेल्प कर दीजिए, और थोड़े बहुत एमसीक्यू में जो नहीं आएंगे एमसीक्यू में वो आप कर
तो एक काम करना, आप 4 बजे ना अपना वो प्रोग्राम भेज देना, यस मैम। और जो आपको वो नहीं आ रहे हो बाकी के वो भी भेज देना। ओके मैम। तो सॉल्व करके मैं दे दूंगी, तो फिर क्लास नहीं ले पाओगे 7 बजे तक, तो आपकी फिर वो रहेगा। हाँ मैम, अगर को मॉक पेपर पहले खत्म हो गया तो हो जाएगा मुझसे। हाँ, अगर आप पहले ख़त्म कर लेना तो फिर तो एक ही दो क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का टाइम देंगे वो लोग। मैम क्योंकि 50 MCQs हैं उसमें और अच्छा। एक प्रोग्राम है, और दो RDMS की वो छोटी छोटी क्वेरीज नहीं आती। अच्छा, क्वेरी है, हाँ हाँ हाँ। यस मैम, वो तो तो 4 बजे। बोलो बोलो बोलो। वो वो पैटर्न दिखाने के लिए कि कैसा आएगा उसका पैटर्न, हम्म। इसके लिए वो मॉक पेपर है। अच्छा अच्छा। तो एक काम करना, आप 4 बजे जब आपको डेटा मिल जाए वहाँ से कोडिंग का जो भी है, तो आप भेज देना। ठीक है, तो वो मैं सॉल्व करके दे दूंगी, और अगर आप बता देना 5:30 पौने 6 तक कि आप फ्री हो रहे हो, तो फिर 6 से 7 क्लास ले लेंगे। यस। और अगर आप फ्री नहीं हो रहे होगे तो फिर नेक्स्ट डे क्लास ले लेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे भी है, नेक्स्ट 3 दिन कंटिन्यू है। 3 दिन कंटिन्यू है, तो फिर बता देना, तो मॉर्निंग में ले लेंगे क्लास। ओके मैम। ठीक है, तो हाँ अगर देख लो। अगर नहीं तो कल मॉर्निंग में ले लो क्लास, ओके। 8 बजे से 9 बजे तक। यस मैम। तो मैं रात को फाइनल डिस्कस कर लूँगी क्लास के टाइमिंग के लिए, ठीक है। ओके। ओके ओके ओके। हाँ मैम, थैंक यू हेल्प ओके करने के लिए। और ओके।